गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा सा क्लास लेट हो गई है ना। राजनंदन जी आप रेगुलर लाइव नहीं आ रही हैं, क्या बात है? गुड मॉर्निंग। राजनंदन जी लाइव क्यों नहीं आ रहा है आप डेली? बताओ जल्दी कमेंट में। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। देखिए, कल हमने प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, नोट्स शायद रिवर गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये शायद डल गए थे, है ना। नोट्स कंप्लीट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स हो या फिर नहीं हो, कोशिश करें रेगुलर थोड़ा लाइव आकर के पढ़ें, है ना, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, देखिए कल हमने बच्चों प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ना स्टार्ट किया था, पेनिनसुलर इंडिया की नदियों को पढ़ना स्टार्ट किया था, है ना। जब हमने नदियों को पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो ऐसी नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं और एक तो ऐसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कल हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियों को पढ़ना स्टार्ट किया था और इस क्रम में मैंने आपको बताया भी था कि प्राय द्वीपीय भारत की नदियों की क्या विशेषता है या फिर अरब सागर की में जो नदियां गिरती हैं इनकी क्या विशेषता है ना। जैसे कि अनुवर्ती नदियों का ये उदाहरण होती हैं। ठीक है, तो इस क्रम में हमने कल नर्मदा और ताप्ती नदियों को डिस्कस किया था। आगे की जितनी भी बची हुई नदियां थी उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है अमरुद जी, है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे आज माही नदी सबसे पहले। ठीक है, तो माही नदी के बारे में मैंने आपको बताया था बच्चों, मध्य प्रदेश, है ना, यहाँ पे मैप है कि नहीं मध्य प्रदेश का? नहीं है। ठीक, कहां से निकलती है ये? मध्य प्रदेश, है ना, वेस्टर्न एमपी से निकलती है, पश्चिमी मध्य प्रदेश से निकलती है। एक जिला है धार जिला। आज सही दिख रहा है बोर्ड, है ना, आज सही दिख रहा होगा बोर्ड। ठीक है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश धार जिले से ये निकलती है। और माही नदी के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पहले तो ये उत्तर की ओर जाती है फिर दक्षिण की ओर आती है, इस प्रकार से, है ना। और इसकी विशेषता क्या है, ये कर्क रेखा को दो बार काटती है या फिर क्रॉस करती है। एग्जाम में यहां से कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा को दो बार काटती है या फिर क्रॉस करती है। तो कौन सी नदी है बच्चों? माही नदी ही ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, गोविंदा जी आप भी रेगुलर आइए, आप भी रेगुलर लाइव नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम थोड़ा सा थ्योरी के माध्यम से पढ़ते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश धार जिला मिंडा ग्राम है। यहां पर जो विंध्याचल रेंज हमने पढ़ी थी, तो विंध्याचल रेंज से ही इस नदी का ओरिजिन होता है। ठीक है, गिरती कहां है? तो खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी कल मैंने आपको बताया था, यहां पर इस प्रकार से ये, है ना, यहाँ पर ये गुजरात राज्य है। तो गुजरात राज्य का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, है ना, यहाँ पर ये पूरा क्या है? अरब सागर है, अरेबियन सी है, अरब सागर है। और अरब सागर का जो ये वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? खंबात की खाड़ी या फिर गल्फ ऑफ खंबात। तो यहाँ पर ही कौन सी नदी गिरती है? माही नदी कुछ इस प्रकार से आती है और यहाँ पे गिरती है। यहाँ से ही साबरमती आकर गिरती है, यहाँ से नर्मदा आकर गिरती है और यहाँ से ताप्ती नदी आकर गिरती है। तो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, इसके अलावा माही, तो ये कुछ नदियां हैं जो गल्फ ऑफ खंबात या फिर खंबात की खाड़ी में गिरती है ना। कल मैंने आपको बताया था खंबात की खाड़ी में और अरब सागर में डिफरेंस है ना। कई बच्चे के यहाँ पर मान ली जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया माही नदी कहाँ गिरती है या फिर अपना जल कहाँ गिराती है, तो ए ऑप्शन में क्या रहता है? अरब सागर, है ना, ए ऑप्शन में रहता है अरब सागर। बी में मान लो दे देगा बंगाल की खाड़ी, बी ओ बी। सी में कुछ और दे दिया, हिंद महासागर दे दिया, इंडियन ओशन दे दिया। और डी में आपको दे देगा क्या? गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, तो अब बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, अरे अरब सागर में गिरती है, ये ऑप्शन लगा देते हैं और यहाँ पर उनका एक नंबर कम हो जाता है या फिर गलती हो जाती है। ठीक है, और एक एक नंबर में आपको पता है हजारों बच्चे होते हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा है। तो ध्यान से आपको कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना है ना, और जब भी आपका ए आंसर हो, जब भी आपको ऐसा लगे कि ए आंसर इसका लग रहा है, तो हमेशा आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और चारों ऑप्शन को भी पढ़ना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? गल्फ ऑफ खंबात या फिर खंबात की खाड़ी में गिरती है ना। ये अरब सागर के अंतर्गत ही खंबात की खाड़ी वाला पार्ट है, याद रखना है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि यहाँ पर ही बच्चे गलती करते हैं ना, क्योंकि मुझे पता है एक्सपीरियंस से बच्चे गलती कहाँ करते हैं। ठीक है, जब मैं भी तैयारी किया करता था तो गलती होती थी, सबसे होती है। तो आप दोबारा गलती ना करो, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूँ। ठीक है, मुहाना कहाँ है? तो खंबात की खाड़ी अरब सागर के ही अंतर्गत ये जाकर के गिरती है। मध्य प्रदेश में धार, झाबुआ, रतलाम ये कुछ जिले हैं, यहाँ पर प्रवाहित होती है। उसके बाद गुजरात जाती है, सॉरी, उसके बाद राजस्थान जाती है और फिर गुजरात आती है। ठीक है, तो ये तीन राज्य याद रखना है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसके अलावा गुजरात, ये तीन राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र है या फिर ये प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके अलावा ये तीनों राज्य लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। कुल लंबाई कितनी है? तो लंबाई उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लगभग 580 किलोमीटर लंबी ये नदी है। ठीक है,
580 किलोमीटर लंबी ये नदी है। तो यहाँ इस नदी से एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला जो है वो कौन सा है कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कहां से निकलती है। हाँ योगेश जी बताइए, कोई डाउट है? योगेश जी कोई डाउट है क्या? योगेश गिरी। ठीक है, गलती से हो गया हुआ है ना। तो बच्चों ये माही नदी, कल के लेक्चर में हमने नर्मदा और ताप्ती नदियों को डिस्कस किया था। देखिए एक बार मैं और आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कल लाइव आए नहीं थे, है ना। हम अभी पढ़ रहे हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां, है ना। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। एक नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, यहाँ पर गिरती हैं, और एक नदियां जो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। बाकी ऊपर जो हिमालयी नदियां हैं वो हम पढ़ चुके हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, तो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो कल हमने स्टार्ट किया था अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ठीक है। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो नदियां हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं वो है नर्मदा और ताप्ती, है ना। इनको हमने कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, पढ़ लेना, यहाँ से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत सारे बच्चे लाइव नहीं आए थे। इसके अलावा माही नदी को अभी हमने पढ़ा, इस प्रकार से आती है। साबरमती अभी हम पढ़ेंगे। मांडवी, ज्वारी, पेरियार, शरावती, ये सब छोटी छोटी नदियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही 2 हैं, बाकी छोटी छोटी नदियां हैं जो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, है ना। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कई बार, जब हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे, पेनिनसुलर प्लेट्यू को स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो ये पूरी माही नदी हो गई। चलिए अगली नदी को हम डिस्कस करते हैं। अगली नदी है साबरमती नदी, ठीक है। साबरमती नदी आपको पता होगा अहमदाबाद और गांधीनगर, है ना। अहमदाबाद, ठीक है, जो कि गुजरात का एक प्रमुख शहर है, और गांधीनगर ये भी गुजरात की एक कैपिटल है। तो ये दोनों जो शहर हैं बच्चों, इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। यहां से ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि गांधीनगर कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसके किनारे स्थित है। कहां से निकलती है? तो राजस्थान में उदयपुर है, वहां पर अरावली रेंज के पास से ही इसका ओरिजिन होता है। कहां से? राजस्थान राज्य से इसका ओरिजिन होता है। कहां गिरती है? खंबात की खाड़ी में ही गिरती है, अरब सागर के अंतर्गत, आपको याद रखना है, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान के उदयपुर, गुजरात के संवारकांठा, महसाना, गांधीनगर, अहमदाबाद और आनंद जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। जिले उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी याद करेंगे चल जाएगा, ठीक है। साबरमती नदी राजस्थान और गुजरात, राजस्थान से निकलती है, गुजरात आती है दक्षिण में बहते हुए, फिर खंबात की खाड़ी या फिर गल्फ ऑफ खंबात में जाकर के अपना जल गिराती है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं लूनी नदी, है ना। लूनी नदी से क्या क्वेश्चन आता है? लूनी नदी की बात करें तो ये भी अरावली पुष्कर वैली से निकलती है ना। अरावली जो रेंज हमने पढ़ी थी, तो वहां पर ही राजस्थान राज्य से अजमेर के निकट से इसका ओरिजिन होता है, पुष्कर वैली है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एनिमेशन गड़बड़ हो गया है, ठीक है। यहाँ पर साबरमती के बारे में और देख लीजिए, इसकी लंबाई 371 है, और गांधीनगर और अहमदाबाद इसके किनारे स्थित हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस करा दिया है ना। ये देखिए ये चीजें जनरल सी कुछ कुछ यही फैक्ट हैं, क्योंकि छोटी छोटी नदियां जैसे साबरमती हो गई, लूनी हो गई, मांडवी, ज्वारी, पेरिया, जितनी भी हम पढ़ेंगे ये सब छोटी छोटी नदियां, एक दो फैक्ट ही आपको दिमाग में रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नदियां नर्मदा और ताप्ती थी, जो हम कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ना। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे मैं आपको बताते जाऊंगा, आप स्पेशली उसको मार्क कर लेना या फिर लिखते जाना, ठीक है। जैसे कि साबरमती से यहाँ से क्वेश्चन आता है, अहमदाबाद, गांधीनगर, या फिर कहां पर गिरती है, कहां से ओरिजिन होता है, ये 3 क्वेश्चन ही बनेंगे। अगली नदी लूनी नदी के बारे में मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कल बताया था कि यह अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, ठीक है। अंतः स्थली को शायद इंग्लिश में इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम ऐसा कुछ बोलते हैं, थोड़ा आप चेक कर लेना, इनलैंड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो लूनी नदी एग्जाम्पल है अंतः स्थली अपवाह तंत्र। इसका मतलब क्या है? लूनी क्या होता है? कोई भी नदी जैसे निकलती है तो अल्टीमेटली कहाँ जाती है? किसी झील में जाकर के गिरेगी, किसी सागर में जाकर के गिरेगी, किसी महासागर में जाकर के गिरी, है ना। इसी प्रकार से गिरती हैं मैक्सिमम नदियां, समुद्र में ही जाकर गिरती हैं, सी में जाकर के गिरती हैं। लेकिन जो अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र जो भी नदियां बनाती है, तो वो क्या करती हैं? कहीं भी बीच में ही जाकर के समाप्त हो जाती हैं। मतलब ये नदी निकली इस प्रकार से,
ठीक है, और बीच में ही कहीं एंड हो जाएगी, है ना, बीच में रास्ते में ही समाप्त हो जाएंगी, तो इसको हम बोलते हैं अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र। तो लूनी नदी भी कुछ इस प्रकार की ही नदी है, राजस्थान अरावली रेंज के आसपास से निकलती है। और जो कच्छ का रण है गुजरात में, है ना, गुजरात में कच्छ का रण कहाँ है, थोड़ा आप अपने मैप में देखना, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। दोस्तों, मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। ये देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसको हम बोलते हैं कच्छ का रण, गुजरात का। ठीक है, तो यहां पर जाकर के ये समाप्त हो जाती है बीच में ये। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी नदी है जो अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र का निर्माण करती है, तो लूनी नदी है जो अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है कौन सी, लूनी नदी, और सबसे बड़ी नदी भी है ना, लूनी नदी याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा लवणकारी झील भी है, सैलाइन लेक है, सांवर झील से होकर के बहती है। मैंने आपको सांवर, है ना, सांवर झील के बारे में पढ़ाया था जब मैं आपको राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र पढ़ा रहा था। ठीक है, जल्दी से कमेंट में बता दो, राजस्थान में खारे पानी की झीलों को क्या बोलते हैं, और वहां के लोग स्थानीय भाषा में इन झीलों को क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट में आंसर दो इसका। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, राजस्थान में खारे पानी की झीलों को क्या कहा जाता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जल्दी से आंसर दो। ठीक है, तो सांवर झील जो है बच्चों, ये मैंने आपको इसके बारे में क्या बताया था कि सबसे ज्यादा खारापन, सर्वाधिक खारापन, सबसे ज्यादा सैलिनिटी जो है वो कौन सी झील है, वो क्या है, सांवर झील में ही है। और इसी झील से होकर के ये नदी निकलती है, इस कारण से इसको लवणकारी नदी भी बोलते हैं, क्योंकि इसका पानी भी खारा हो जाता है। ठीक है, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो याद रखना, लवणकारी झीलें कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। कच्छ का रण गुजरात में आप देख सकते हैं अपने मैप में, तो वहां पर जाकर के बीच रास्ते में ही ये क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र, याद रखना। ठीक है, यहां पर लिखा होगा, देखिए, यह नदी अंतः स्थलीय अपवहन का उदाहरण है, राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि राजस्थान में बहुत कम नदियां ही बहती हैं, क्योंकि ज्यादातर हिस्सा इसका पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो वहां पर जल की वैसे भी कमी है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण नदी है, याद रखना है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है, ड्रेनेज सिस्टम बनाती है, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है ये। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इनलैंड ड्रेनेज। ठीक है, अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र का ये हिस्सा है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, याद रखना है। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा है अंतः स्थलीय प्रवाह नदियां क्या होती हैं। ठीक है, ऐसी नदियां जो समुद्र के मुहाने तक नहीं पहुंचती, मतलब जहां पर नदियां अपना जल गिराती हैं, जो उनका आउटफॉल होता है। ठीक है, समुद्र, सागर, महासागर, सी, है ना, ये सारी चीजें जो होती हैं, तो वहां तक नदी नहीं पहुंचती है, तथा स्थलीय क्षेत्रों में ही विलुप्त हो जाती है, बीच में ही कहीं जाकर के समाप्त हो जाती हैं, ऐसी नदियों को बोलते हैं अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र वाली नदियां। ठीक है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया लूनी नदी। एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आता है, अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। दूसरी चीज आएगा, इसका ओरिजिन पूछ सकता है, तो अरावली रेंज, पुष्कर वैली, राजस्थान, उदयपुर के आसपास से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, दो राज्यों में बहती है, राजस्थान और गुजरात, गुजरात में जाकर के समाप्त हो जाती है। ठीक है, किसी ने नहीं बताया आंसर, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है क्या, प्रीवियस जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं वो आप नहीं पढ़ रहे हो क्या, बताओ। किसी ने भी आंसर नहीं दिया, योगेश, योगेश, सचिन, गोविंदा, अमृत, राजनंदिनी, अमृत आप तो आंसर दो, आप रेगुलर क्लास में लाइव आ रहे हो। मैंने आंसर जो क्वेश्चन पूछा किसी ने भी आंसर नहीं दिया। मैंने क्या पूछा, राजस्थान में खारे पानी की झीलों को क्या बोलते हैं, राजस्थान में खारे पानी की झीलों, ऑप्शन नहीं, देखो ऑप्शन ठीक है, आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं, लेकिन आपको मुंह जुबानी चीजें याद होनी चाहिए ना, क्योंकि आप जब मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे, क्योंकि आप में से मैक्सिमम बच्चे पीसीएस वाले हैं, है ना, पीसीएस वाले हैं, या फिर यूपीएससी वाले भी कुछ बच्चे हैं, है ना, तो उसमें आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ती है बच्चों, है ना, मेंस में आपको लिखना पड़ता है, लिखने में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसमें आपको लघुत्तरीय प्रश्न भी मिलेंगे, जहां आपको 2-3 लाइनों में आंसर करना पड़ेगा, तो वहां पर फैक्ट भी आ जाते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि मेंस वालों को फैक्ट नहीं आते।
ठीक है। तो मैं ही बता देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगातार आपको रिवीजन, देखो पढ़ने का सही तरीका क्या है थोड़ा सा मैं आपको आज बता देता हूं, है ना, क्योंकि पढ़ते तो हम डेली हैं। देखो जैसे मान लो आज हम नदियां पढ़ रहे हैं, है ना, नदियां पढ़ रहे हैं, और कौन सी नदियां पढ़ रहे हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां पढ़ रहे हैं, कल भी हमने यही पढ़ी थी, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आज की क्लास में हमने ये पढ़ा तो आपको घर पे या फिर जहां भी आप स्टडी करते हैं तो सिर्फ आपको ये नदियां ही पढ़नी है, नहीं। इसके पहले अपन ने क्या क्या पढ़ा है, इसके पहले अपन ने हिमालयी नदियां पढ़ा था, ठीक है, हिमालयी नदियां पढ़ा है। हिमालयी नदियों के पहले क्या पढ़ा है हमने, पूरा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा भारत का समान परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पढ़ा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये प्रीवियस भी लगातार आपको रिवाइज करते रहना है ना। ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ने बैठ गए, आपको रिवाइज लगातार करते रहना है, स्मार्ट नोट्स बनाने हैं, है ना, ताकि आपका एक बार में फटाफट रिवाइज, ऐसा नहीं कि थ्योरी लिख ली एक पैराग्राफ में, ऐसे ऐसे नोट्स नहीं बनाने, थोड़ा सा स्मार्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और लगातार पीछे का जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं उसका रिवीजन करते जाना है, क्योंकि जैसे जैसे आपका सिलेबस पूरा होता जाएगा ना, आपके पास इतना भंडार, अभी क्या हो रहा है, अभी धीरे धीरे आपका सिलेबस बढ़ रहा है, ये ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, फिर आपको लगेगा इतना बड़ा हम इतना बड़ा आपके लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा पढ़ने का, ठीक है। तो आप इसको लगातार रिवाइज करते जाओ तो वो आपके बिल्कुल माइंड में सेट होते जाएंगे, और जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतनी लंबे समय तक चीजें आपको याद रहेंगी और अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होते हैं, ठीक है, इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए या फिर इसमें आपको सक्सेस के लिए दो ही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो लगातार रिवीजन, ये आपको याद रखना है, और दूसरा डेली बेसिस पे आपको पढ़ना, ठीक है, डेली, है ना। डेली में भी कैसे, रूटीन बनाकर अपनी, जो भी आपकी रूटीन, जितने घंटे भी पढ़ते हो सब अलग अलग पढ़ते हैं, कोई 12 घंटे पढ़ता है, कोई 8 घंटे पढ़ता है, कोई 6 घंटे पढ़ता है, कोई 15 घंटे पढ़ता है, जिसकी जितनी वो है ना, इच्छा शक्ति, जितना आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कम से कम 8 से 10-12 घंटे तो पढ़ें बिल्कुल, है ना, क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 8 से 10 घंटे, 12 घंटे आपको पढ़ना है, ठीक है। 8 से 10 घंटे ही बोलूंगा मैं, 12-15 भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो हर चीज करिए, आप पढ़ाई भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ टाइम भी स्पेंड कीजिए, ठीक है। वीक में वीकेंड्स पे आप मूवी भी देख सकते हैं, आप घर वालों के साथ टाइम भी स्पेंड कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना, पढ़ना पढ़ना नहीं, लोड लेके बिल्कुल मत पढ़िए, कूल माइंड से, फ्री माइंड से पढ़िए, ठीक है। और ये दो चीजें याद रखना, रिवीजन, ये की पॉइंट, ये आपका जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये मेन पॉइंट है, रिवीजन और डेली स्टडी, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना, है ना, और टाइम टेबल के साथ। यदि आपने स्लॉट बना रखे हैं, ठीक है, 3-3 घंटे के, मान लीजिए 3 स्लॉट बनाए, तो 9 घंटे आपको पढ़ना ही है ना। पढ़ाई वाले टाइम में कोई कंप्रोमाइज मत कीजिए, ठीक है। यदि आप होम टाउन में रहते हैं, अपने घर पे रहते हैं, तो यदि आपके यदि घर में ज्यादा डिस्टरबेंस होता है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है आप घर पे, आप कोई लाइब्रेरी लगा लीजिए, आजकल बहुत सारी लाइब्रेरी खुल गई है हर एक शहर में, तो आप लाइब्रेरी लगा लीजिए, है ना। लेकिन पढ़ाई के टाइम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कीजिए, ठीक है। सीरियसली पढ़िए, टाइम खराब मत करिए, कीजिए अपना, ठीक है। कैसे स्मार्ट नोट्स बनाएं सर, देखिए सबका अलग अलग तरीका होता है स्मार्ट नोट्स का, ठीक है। अब देखिए, मतलब नोट्स का मतलब मेरा ये है, जैसे मान लो एक पेज है ना। अब जैसे मान लो आज हम अरब सागर में गिरने वाली नदियां पढ़ रहे हैं ना, तो आपको यहां से मैं पीडीएफ तो मिलते ही है, और दूसरी बात क्या, एक रफ कॉपी आप रखिए, जब यहाँ पर मैं लाइव क्लास लेता हूं तो उसको आपको नोट डाउन करना है, जो मैं आपको की पॉइंट बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता देता हूँ, तो वो आप नोट करते जाइए रफ नोट्स में। फिर क्लास के बाद या फिर जब भी आप नोट्स बना दें तो एक स्मार्ट, जैसे मान लीजिए आप अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, तो ऐसा मैप बना लिया आपने, ठीक है। यहाँ पर आपने नर्मदा बना ली, ताप्ती बना ली, है ना, मांडवी, ज्वारी, पेरियार, यहाँ पर आपने साबरमती बना ली, माही बना ली, इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे कि हर एक नदी में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि नर्मदा में आप यहाँ पर एक्स बॉक्स बना के लिख सकते हो, भ्रंश घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है, ठीक है। सतपुड़ा, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में है, ये लिख लिया आपने, ठीक है। अमरकंटक से निकलती है, यहाँ गिरती है ना। हालांकि नर्मदा में तो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे, जैसे मैंने लूनी के बारे में बताया, तो लूनी यहाँ पर आप बना लीजिए इस प्रकार से कि अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र बनाती है। इसके अलावा कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, इसके अलावा साबरमती इस किनारे ये शहर स्थित हैं, ठीक है। तो हर एक नदी के बारे में या फिर जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट या फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, वो आप इस प्रकार से स्मार्ट नोट्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है। अब ये स्मार्ट नोट्स आपको कब काम कब आएंगे, प्री में, मेंस में, जब अभी आपका एग्जाम होगा ना, तो फटाफट आपका रिवीजन के लिए काम आएंगे, ठीक है। उस टाइम आपको ये नहीं कि आप पूरी थ्योरी पढ़ने नहीं बैठेंगे, कि आपने एक पैराग्राफ थ्योरी लिख ली और आपको उसको पढ़ने बैठ रहे हो। आपको क्या चाहिए, फटाफट रिवीजन हो जाए, है ना, रिकॉल हो जाए। तो ये कुछ चीजें आज मैंने आपको बताई हैं, ये याद रखना है और लगातार रिवीजन करो, अगली बार से कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो आपको आंसर आना चाहिए, है ना, ठीक है।
दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में, यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ पूछिए अमरुद जी, सवाल पूछिए, क्या क्या डाउट है बताइए। नहीं नहीं, हाँ उसका आंसर तो मैं दे देता हूँ। अमरुद जी आप अपना आंसर पूछ लीजिए, कैसे मैनेज करें हर सब्जेक्ट को रिवाइज करना। ठीक है, देखो। आपको पहली बात तो ये बता देता हूं कि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 8 से 12 है ना, 8 से 12 घंटे पढ़ें, है ना। 8 से 12 घंटे का स्लॉट बनाए, शेड्यूल बनाए, ठीक है। इतना आपको पढ़ना ही है, मिनिमम 8 घंटे और 12 घंटे। फिर आपको आपके ऊपर है कितना आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप हिस्ट्री चल रही है, ठीक है, हिस्ट्री लगभग एक पार्ट हो चुका है ना, मिडाइवल तक शायद हो गया है, ठीक है। हिस्ट्री चल रही है, ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूं और पॉलिटी चल रही है, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट है। अभी साइंस एंड टेक शायद स्टार्ट हुआ है ना, साइंस टेक स्टार्ट हुआ है। अब आपको करना क्या था, सबसे पहले सिर्फ आपका हिस्ट्री ही चल रहा था शायद 1 महीने तक, है ना, स्टार्टिंग में हिस्ट्री चल रहा था। तो वहां पर आपको सिर्फ हिस्ट्री ही था। आप लगातार रिवीजन करके या फिर हिस्ट्री पढ़ करके आप वहां पर काफी पोर्शन उसका अच्छे से कवर कर सकते थे, क्योंकि सिर्फ हिस्ट्री ही चल रहा था, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे आपका लोड बढ़ते जा रहा है। फिर पॉलिटी स्टार्ट हुई, पंकज सर ने पॉलिटी स्टार्ट की, है ना। अब क्या हुआ, हिस्ट्री भी चल रही है, पॉलिटी भी चल रही है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे इसको मैनेज कर सकते हैं कि हिस्ट्री आप टाइम शेड्यूल बना लीजिए कि जैसे 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप जैसे सिविल सर्विसेज वाले हैं या फिर पीसीएस वाले, तो उनको तो सिर्फ क्या पढ़नी है, सिर्फ आपको जीएस ही पढ़ना है ना। तो आप 8 घंटे या फिर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, मान लो 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 2-2 घंटे दे दीजिए सब्जेक्ट को। 2 घंटे आपने ज्योग्राफी को दे दिया, 2 हिस्ट्री को दे दिया, ठीक है। इसके अलावा 2 घंटे आपने पॉलिटी को दे लिया, ठीक है। जितने भी हो रहे हैं तो इस हिसाब से आप 2-2 घंटे का स्लॉट बना लीजिए कि 2 घंटे मुझे इस सब्जेक्ट को देने हैं, 2 घंटे इसको देने हैं। कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है तो उसको कम टाइम दे दीजिए, है ना, क्योंकि उसका अभी छोटा सिलेबस है। लेकिन जैसे हिस्ट्री का आपका बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, तो लगातार इसको रिवाइज करते रहिए, है ना, अच्छे से पढ़ते रहिए। तो ऐसा स्लॉट बना करके, शेड्यूल बना करके अपना टाइम फ्रेम कीजिए और उस हिसाब से आप पढ़ें, ठीक है। नहीं नहीं, शेड्यूल बना लीजिए, है ना, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई कोई नहीं छूटेगा। लगातार बस 2 चीज जो मैंने बताई है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए 8 से 10 घंटे और लगातार रिवीजन कीजिए, है ना। स्टार्टिंग में आपने चूंकि अभी नया नया पढ़ना स्टार्ट किया तो आपको चीजें भूलेंगी, सबको भूलता है, सिर्फ आपको नहीं भूलता, सबको सबके साथ ऐसा होता है, सबको भूलता है, ठीक है। लेकिन करना क्या है, आपको लगे रहना है, रिवीजन करते रहना, पढ़ते रहना, ठीक है। हाँ, अब योगेश जी का जो डाउट था, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। राजस्थान में खारे पानी की झीलों को मैंने आपको बताया था, राजस्थान राज्य है, यहाँ पर खारे पानी की जो झील है इनको प्लाया बोला जाता है ना, प्लाया बोला जाता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। और स्थानीय लोग जो हैं यहाँ के, उसको क्या बोलते हैं, धंध बोलते हैं। स्थानीय लोग यहाँ पर इसको धंध बोलते हैं। इसके अलावा केरल में जब मैं आपको लेगून झीलें पढ़ा रहा था, केरल राज्य की जो लेगून होते हैं, है ना, जो लेगून झील होती हैं, है ना, खारे पानी की कोस्ट लाइन के आसपास लेगून, इसको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है कयाल, इनको क्या बोला जाता है, कयाल, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखिए, ऐसे ही आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेंगे या फिर वनडे में एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो ये चीजें आपको पढ़ते चलना है, याद करते चलना है, ठीक है। चलो, अगली नदी है मांडवी, क्लियर है ना, क्लियर है, ठीक है। लगातार रिवीजन करो बढ़िया से, अभी एक आध दिन में टेस्ट भी लूंगा फिर। चलो, तो कहां से निकलती है बच्चों, मांडवी नदी के बारे में आपने सुना होगा, गोवा राज्य में बहती है, कर्नाटक और गोवा राज्य में बहती है, मुख्यतः गोवा के संबंध में इसको आपने सुना होगा। कर्नाटक के बेलगाम से इसका ओरिजिन होता है, गोवा से होते हुए अरब सागर में जाकर के गिरती है, ठीक है। छोटी नदी है, ज्यादा बड़ी नदी नहीं है, कर्नाटक राज्य से निकलती है, गोवा आती है, फिर अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। मांडवी नदी 2 राज्यों में बहती है, कर्नाटक और गोवा में प्रवाहित होती है। अब देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पणजी जो है,
पणजी गोवा की कैपिटल, ये इसके ही किनारे स्थित है। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है ना। तो जब भी आप अपने मैप में बनाएं इसको तो एक पॉइंट लिख लें कि पणजी इसके किनारे स्थित है, इसका ओरिजिन लिख लें। आउटफॉल तो आपको पता ही है, अरब सागर में गिरती है। तो ले दे के कितने, 3 पॉइंट निकले। ओरिजिन, किस किस राज्य में बह रही है, इसके अलावा इसके किनारे पणजी स्थित है। ऐसे ही 2-3 पॉइंट आपको निकलेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो एक और पॉइंट है, इसे लाइफ लाइन ऑफ गोवा या फिर गोवा की इसको जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, गोवा की लाइफ लाइन इसको कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोट डाउन करना है। अगली है जुआरी नदी, ये भी गोवा की एक प्रमुख नदी है, लेकिन गोवा की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ गोवा मांडवी क्यों बोलते हैं, ठीक है, लेकिन गोवा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जुआरी। तो गोवा से ही इसका ओरिजिन होता है, अरब सागर में गिरती है, गोवा की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, जुआरी और मांडवी नदी के मुहाने पर मारमा गांव पोर्ट है। ठीक है, देखिए जहां पर मांडवी और जुआरी नदी समुद्र के पास आकर के मिलती हैं, ठीक है, तो इनके मुहाने पर ही एक पोर्ट है, आसपास ही जाकर के इस अरब सागर में गिरती हैं। तो यहाँ पर मारमा गांव पोर्ट है, बंदरगाह है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा बंदरगाह नगर वास्को दा गामा ज्वारी नदी के किनारे पर स्थित है। एक और पोर्ट है यहाँ पर बंदरगाह नगर, जिसको बोलते हैं वास्को डा गामा, वास्को डी गामा। ठीक है, आपको पता होगा इनके बारे में। तो इसका नदी के किनारे एक और पोर्ट है जिसको हम बोलते हैं वास्को डी गामा, इसको हम बंदरगाह नगर भी बोलते हैं। ठीक है, तो जनरल से कुछ पॉइंट हैं, आपको याद रखते जाना, फैक्ट है। शरावती नदी की बात कर लेते हैं तो कर्नाटक शिमोगा जिले से इसका ओरिजिन होता है, अंबु तीर्थ थे। शरावती नदी की एक विशेषता यह है कि महात्मा गांधी जलप्रपात है ना, जिसको हम बोलते हैं जोग गरसोप्पा, जोग गरशोप्पा वाटरफॉल, काफी महत्वपूर्ण वाटरफॉल है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो वाटरफॉल है वो इसी नदी पर स्थित है। ठीक है, अरब सागर में जाकर के ये गिरती है। जोग जलप्रपात देखिए, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करना आप, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। गरसोप्पा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसको कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, 221 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। सबसे ऊंचा सीधे गिरने वाला झरना है, मतलब सीधा जो इस प्रकार से गिरता है, जैसे मान लीजिए चट्टान है ना, तो यहाँ से सीधे गिरने वाला जो झरना है वो सबसे ऊंचा है ना। सीधा गिरने वाला मतलब समझ रहे हो ना, ये चट्टान है ऐसी खड़ी और यहाँ से बिल्कुल सीधा नीचे गिर रहा है, तो सीधे गिरने वाला सबसे ऊंचा झरना है। वैसे सबसे ऊंचे झरने की बात करें तो कुंचिकल, भारत का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है वो है कुंचिकल। कुंचिकल ये भी कर्नाटक में ही है, वराही नदी पर है ना। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, सेपरेट लेक्चर में हम पूरे जलप्रपात पढ़ेंगे। तो कुंचिकल कर्नाटक में ही एक वाटरफॉल है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वराही नदी पर स्थित है। ठीक है, जोग जलप्रपात सीधे गिरने वाला सबसे ऊंचा झरना, याद रखना है। ठीक है, चलो आगे डिस्कस कर लें। यहाँ पे थोड़ा एनिमेशन गड़बड़ हो गए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल वाटरफॉल कर्नाटक पे है, वराही नदी पर ये स्थित है। ठीक है, हाईएस्ट वाटरफॉल। भरतपूजा नदी की बात कर लें, तमिलनाडु के अन्नामलाई पर्वत श्रेणी से इसका ओरिजिन होता है। केरल से होते हुए अरब सागर में जाकर के गिरती है। कहां से, केरल से अरब सागर में गिरती है। सारी नदियां अरब सागर वाली ही हम पढ़ रहे हैं। ओरिजिन याद रख लीजिए, अन्नामलाई की पहाड़ियां। जल्दी से कमेंट में आंसर दो, अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जल्दी से फटाक से कमेंट में आंसर दो और सही आंसर देना। ठीक है, केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भरतपूजा। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि किसी भी राज्य की कोई सबसे लंबी नदी है तो सबसे ज्यादा महत्व भी उसका बढ़ जाता है। तो यहां से एग्जाम में सीधे से क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सी नदी केरल की सबसे लंबी नदी है, तो भरतपूजा नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, मिश्रा 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 जी, मिश्रा जी पहली क्लास है आपकी, थोड़ा सा कमेंट में बताइए किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पहली क्लास है आपकी या फिर आप रिकॉर्डेड देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो वेरी गुड, सही आंसर है अनाईमुडी। इसकी हाइट भी बता दो, गोविंदा जी का भी आंसर आया है अनाईमुडी, आंसर दे दो इसका, हाइट कितनी है इसकी। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं पेरियार नदी। पेरियार नदी की बात करेंगे तो इसके बाद भी कर लें, एक मिनट रुकना। केरल में जल विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत इडुक्की इसी नदी पर है। ठीक है, इडुक्की जो डैम है, ठीक है, वो किस पर है, पेरियार, पेरियार नदी पर है। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, ये पेरियार नदी पर है, याद रखना, पेरियार नदी पर है। ठीक है, इसको नीचे होना था।
देखिए पेरियार नदी की बात कर लें तो ये भी काफी महत्वपूर्ण नदी है, केरल की वेस्टर्न घाट से निकलती है, पश्चिमी घाट से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है, केरल में प्रवाहित होती है, अरब सागर में गिरती है और केरल की लाइफलाइन कहा जाता है या फिर केरल की जीवनदायिनी नदी के रूप में इसको जाना जाता है, किसको, पेरियार नदी को। तो पेरियार और भरतपुजा ये केरल की काफी महत्वपूर्ण नदी है। सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो भरतपुजा सबसे लंबी नदी है और पेरियार का भी महत्व काफी है, काफी ज्यादा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों अरब सागर में गिरने वाली जितनी भी नदियां थी हमने पढ़ ली, मैक्सिमम नदियां छोटी छोटी हैं, एक दो पॉइंट ही आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे, ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं वो कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, ठीक है, इनको आपको डिटेल में याद रखना है, ठीक है। यस सर, पहली क्लास है, रिकॉर्डेड दिखता हूं, था अभी तक, स्टेट पीसीएस सर, ठीक है। कौन से पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं आप? चलिए बताइए, यहां तक कोई डाउट है? अरब सागर में गिरने वाली नदियां हमने डिस्कस कर ली है, देखिए कौन कौन सी नदियां हमने पढ़ ली, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी, ठीक है, इसके अलावा मांडवी, जुआरी, सरावती, पेरियार, भरतपुजा, ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हमने यहां पर डिस्कस की हैं, ठीक है। बताओ कोई डाउट है? एक बार फिर हम रिवीजन भी कर लेंगे इनका। दोस्तों मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। नाम क्या है आपका? मिश्रा, मिश्रा जी लिखा है। थैंक यू सो मच। बताओ कोई डाउट है यहां तक? राजनंदिनी जी, अमृत जी, गोविंदा, योगेश, कोई भी डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, गोदावरी है ना, कृष्णा, कावेरी। अब उससे पहले हम थोड़ा सा अरब सागर में गिरने वाली नदियों का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, चलो। जोगफाल, देखिए जोगफाल कुछ नहीं है, आपको इतना याद रखना कि शरावती नदी जो है ना, शरावती नदी जो कि कर्नाटक से निकलती है ना, शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है जिसका नाम है जोग गरसोप्पा, जोग गरसोप्पा जलप्रपात इसका नाम है। इसका एक और दूसरा नाम है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जलप्रपात, दो नाम है। यहां से एग्जाम में कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि इनमें से किस जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, तो जोग गरसोप्पा जलप्रपात को ही जानते हैं। किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। इतने ही पॉइंट याद रखना। इसकी ऊंचाई याद रखना, 261 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। भारत का सबसे ऊंचा नहीं है, एक बात याद रखना, सीधे गिरने वाला सबसे ऊंचा है, लेकिन वो याद करने की जरूरत नहीं है। पहले जो प्रीवियस बुक थी, पुरानी बुक्स थी, उसमें सबसे ऊंचा जलप्रपात इसको ही बताया गया है, लेकिन वर्तमान में कुंचिकल जलप्रपात है ना, कुंचिकल जलप्रपात जो वराही नदी पर है, ये सबसे ऊंचा है। बस ये दो तीन पॉइंट ही याद करने वाले हैं और कुछ नहीं। हालांकि वाटरफॉल की हमारी एक सेपरेट क्लास होगी जिसमें हम सिर्फ भारत के वाटरफॉल को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो वहां पर भी हम एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे। चलो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं पूरी अरब सागर में गिरने वाली नदियों को। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अब एस्चुरी क्या होता है, सैकड़ों बार हम रिवीजन कर चुके हैं। जब मैं आपको प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था, अभी भी बताया था, ठीक है। तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है कि जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है, तो अरब सागर में गिरने वाली है फिर ये पश्चिम की ओर बह रही हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। यहाँ पर यदि मैं इंडिया का मैप बनाऊं इस प्रकार से, तो ये सभी कहां बह रही हैं? पश्चिम की ओर ही बह रही हैं, ठीक है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है सबसे पहले नर्मदा, ठीक है, और दूसरी है ताप्ती। ये दो नदियों को याद रखना, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा और फिर है ताप्ती, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, या फिर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्रायद्वीपीय भारत की पेनिनसुलर प्लेट्यू की वेस्ट की ओर फ्लो होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो कौन सी है? नर्मदा सबसे बड़ी नदी है, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण नदी भी है। और दूसरी सबसे बड़ी है 724 किलोमीटर के साथ ताप्ती,
ठीक है, ये दो बड़ी नदी हैं, दोनों को एक दूसरे की बहनें कहा जाता है कि दोनों भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में बहती है, अमरकंटक से निकलती है। ताप्ती भी सतपुड़ा रेंज से ही निकलती है। अजंता और सतपुड़ा के बीच में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। दोनों ही खंबात की खाड़ी में यहाँ पर भड़ोच जिले के पास गिरती है। ठीक है, इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ लेना। फिर हमने यहाँ साबरमती के बारे में पढ़ा। अरावली रेंज से ही निकलती है, राजस्थान से निकलती है, राजस्थान और गुजरात में बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। अहमदाबाद और गांधीनगर इसके किनारे स्थित हैं। माही को हमने पढ़ा, धार जिला मध्य प्रदेश, मिंडा ग्राम से इसका ओरिजिन होता है। मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर उत्तर की ओर जाती है राजस्थान, फिर दक्षिण की ओर आती है गुजरात और फिर खंबात की खाड़ी में गिरती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर हमने देखा यहाँ पर एक और सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, क्या नाम था इसका, लूनी नदी, जो कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र का निर्माण करती है, कच्छ के रण में ही जाकर के समाप्त हो जाती है। अरावली पुष्कर वैली से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमने नर्मदा ताप्ती के बारे में तो डिस्कस कर ही लिया। फिर यहाँ पर हमने देखा मांडवी और जुआरी, है ना, मांडवी जुआरी ये दोनों नदियां कहाँ, गोवा कर्नाटक राज्यों में बहती हैं। लाइफलाइन ऑफ गोवा मांडवी नदी को कहा जाता है, जबकि ज्वारी नदी सबसे बड़ी नदी है गोवा की। ठीक है, पणजी मांडवी की नदी के किनारे स्थित है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। शरावती की बात करें तो जोग जलप्रपात इसके किनारे स्थित है, कर्नाटक से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। ठीक है, भरत पूजा और पेरियार की बात करें तो भरत पूजा जो नदी है, ठीक है, भरत पूजा की बात करें तो भरत पूजा को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है, सॉरी, सबसे लंबी नदी है और लाइफलाइन ऑफ केरल भी कहा जाता है। और इसके अलावा सॉरी, लाइफलाइन ऑफ केरल पेरियार को कहा जाता है, जबकि सबसे लंबी नदी कौन सी है, भरत पूजा है। इडुक्की डैम भी किस पर है, पेरियार नदी पर स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ियों से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, तो बताओ इतना समझ में आया, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। देखो किसी भी नदी को, है ना, एक बात समझ लो, किसी भी नदी को लाइफ लाइन ऑफ उस स्टेट का, जैसे कि आप देखेंगे नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोला जाता है ना। मांडवी को हमने बात की गोवा की बोला जाता है। महानदी को शायद उड़ीसा का लाइफलाइन बोला जाता है। दामोदर नदी को बंगाल की लाइफलाइन बोला जाता है। तो ऐसे किसी भी नदी को यदि उस राज्य की लाइफलाइन बोला जा रहा है, मतलब लाइफलाइन मतलब क्या है कि उस राज्य की अर्थव्यवस्था बोल लीजिए, या फिर उस राज्य में जो डिपेंडेंसी है उस नदी पर, है ना, काफी महत्वपूर्ण नदी है वो, है ना, उस राज्य के लिए काफी महत्व रखती है, इस कारण से उसको लाइफ लाइन बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि उसमें कुछ प्रोजेक्ट बने होंगे जिससे उस राज्य में बहुत ज्यादा सिंचाई होती होगी, पेयजल के काम आते होगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती होगी, है ना, तो इसलिए उसे लाइफ लाइन बोला जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए, अब देखो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, एक बार देख लीजिए। ये देखिए, ये सारी नदियां यहाँ पर मैप में है। स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी आपको पता होगा छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड रीजन से निकलती है, अभी हम थ्योरी बाद में डिस्कस करेंगे। एक वैतरणी नदी है, ठीक है, ये उड़ीसा वगैरह में बहती है। एक ब्राह्मणी नदी है, ठीक है, इसके अलावा महानदी है, ये सिहावा पहाड़ी मेकाल रेंज से ही निकलती है। हीराकुंड डैम जो कि भारत का सबसे बड़ा डैम है, इसके किनारे ही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, फिर उड़ीसा जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर वेस्टर्न घाट पर्वत है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट माउंटेन है, तो यहाँ से त्र्यंबकेश्वर के पास नासिक जिला है। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी जो प्रायद्वीपीय भारत की है गोदावरी यहाँ से निकलती है। महाराष्ट्र हो गया, इसके अलावा तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन राज्यों में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। फिर महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट से ही कृष्णा नदी निकलती है, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से बहती है। और महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराती है। तुंगभद्रा इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कर्नाटक रीजन से ही तुंग और भद्रा 2 नदियों के संगम से यह बनती है। अगली वेस्टर्न घाट से ही ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का ओरिजिन होता है। कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्यों में बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराती हैं। ठीक है, तो ये इन नदियों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये सारी नदियां हैं जो कि कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और ये सारी नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। अब ये सारी नदियां आप देखेंगे ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है ना, तो ये सब नदियां पूर्व की ओर ही क्यों बह रही हैं इतनी बड़ी बड़ी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है, जो स्लोप है, वो पूर्व की ओर है। इस कारण से ये जो नदियां हैं पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। चलो एक एक करके हम इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए,
बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली या फिर पूर्व तट पर प्रवाहित होने वाली नदियां दक्षिण भारत की नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है। मतलब कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कि नॉर्थ टू साउथ बताइए कि कौन सी नदी नॉर्थ से साउथ की ओर सही क्रम में मैच है। तो स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई, ताम्रपाणी। ठीक है, इनको थोड़ा सा आप मैपिंग कर लेना इनकी। ये उत्तर से दक्षिण या फिर नॉर्थ से साउथ का सही क्रम है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वैतरणी नदी को, कहां से निकलती है? तो उड़ीसा राज्य के केंदुझर जिले के गुप्त गंगा की पहाड़ियों से ही निकलती है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वैतरणी नदी का ओरिजिन कहां से होता है या फिर कहां प्रवाहित होती है। ठीक है, मुहाना कहां है? तो यह नदी ब्राह्मणी नदी के साथ मिलकर के बालेश्वर जिले के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, जो वैतरणी है ब्राह्मणी के साथ मिलती है और फिर साथ में ये बालेश्वर के पास उड़ीसा राज्य में ही कहां पर, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। लंबाई की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी नदी नहीं है, 360 किलोमीटर ही लंबी ये नदी है और उड़ीसा राज्य की सबसे पवित्र नदी है। इस कारण से इसको उड़ीसा की गंगा भी कहा जाता है। अब कई बार आपको ऐसा भी मिलेगा जैसे कि लाइफ लाइन ऑफ, है ना, लाइफ लाइन ऑफ ऐसा मिलेगा आपको, जैसे लाइफ लाइन ऑफ गोवा हमने पढ़ा, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश नर्मदा को कहा जाता है। उसी प्रकार से कई बार आपको ऐसा भी पढ़ने मिलेगा, उड़ीसा की गंगा या फिर मध्य प्रदेश की गंगा। तो गंगा क्यों बोलते हैं, गंगा से कंपेयर क्यों करते हैं? गंगा से कंपेयर उसकी पवित्रता के कारण करते हैं, है ना। यदि कोई नदी किसी राज्य के लिए काफी ज्यादा पवित्रता रखती है तो उसे उस राज्य की गंगा भी कहा जाता है। लेकिन एक और बात याद रखना, कई बार उसमें प्रदूषण के कारण भी गंगा से कंपेयर करते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की गंगा जो बेतवा को बोलते हैं तो वो प्रदूषण से उसको कंपेयर करके बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि गंगा में भी कई जगह काफी ज्यादा प्रदूषण है, तो ये बात भी आपको याद रखना, वो डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात हो रही है। ठीक है, तो उड़ीसा की गंगा कहा जाता है वैतरणी नदी को, आपको याद रखना है। एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आ सकता है? तो इसका ओरिजिन पूछ सकता है ना। आउटफॉल तो आपको पता है बंगाल की खाड़ी में ही है, बाकी बस राज्य ही पूछ सकता है और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है उड़ीसा की गंगा। अगला है स्वर्ण रेखा नदी, है ना। स्वर्ण रेखा नदी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। स्वर्ण रेखा नदी में पता है आपको, जो स्वर्ण रेखा नदी, इसका नाम स्वर्ण रेखा नदी इसलिए पड़ा कि इसकी एक सहायक नदी है। ठीक है, इसकी एक सहायक नदी है, तो ये सिर्फ सहायक नदी का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो इस नदी के जो जल है ना, इसके जल में सोने के कण पाए जाते हैं। आपको पता है ना कि जो सोना होता है इसकी माइनिंग होती है, तो गोल्ड की जो माइनिंग होती है, जो गोल्ड हमें प्राप्त होता है, एक तो खदानों से होता है, चट्टानों से होता है ना। सोने की खदानें होती हैं, हम मिनरल रिसोर्सेज वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, खनिज संसाधन, उसमें डिस्कस करेंगे। तो एक तो खदानों से हमें प्राप्त होता है और दूसरा क्या, नदियों की रेत से या फिर नदियों में जो बह करके आता है। ठीक है, तो नदियों से भी हमें सोना प्राप्त होता है। नदियों से जो सोना प्राप्त होता है इसको हम बोलते हैं प्लेसर गोल्ड। क्या बोलते हैं? प्लेसर गोल्ड। ठीक है, ये बात आपको याद रखना, नदियों से जो हमें सोना प्राप्त होता है इसको हम प्लेसर गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो इसकी सहायक नदी है, इसका मैं नाम अपडेट कर दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा। तो इस नदी में क्या पाया जाता है? गोल्ड पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ के जो आदिवासी लोग होते हैं, लोकल लोग होते हैं, तो यहाँ की रेत से छान छान के छोटे छोटे कण, सोने के छोटे छोटे कण निकालते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि इस नदी में सोना पाया जाता है और यहाँ के लोग, काफी लोग जो स्थानीय लोग होते हैं, इससे पैसा कमाते हैं और अपनी घर की आजीविका वगैरह का यहाँ पर आजीविका चलाते हैं। ठीक है, याद रखना है। सोन नदी, सर बोले तो सोन नदी मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं राजनंदनी जी? सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है ना, बिहार दीनापुर के पास जाकर के गंगा में मिलती है, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, तो देखिए झारखंड राज्य के रांची के पठार से, रांची प्लेटू से इस ओरिजिन होता है। यह उड़ीसा के तट पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है ना, उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, तीन राज्यों में ये प्रवाहित होती है। हुंड्रू जलप्रपात, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, हुंड्रू वाटरफॉल किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर ही है। अत्यधिक प्रदूषण के कारण जलीय जंतु, जीव जंतु नहीं पाए जाते, इसके कारण स्वर्ण रेखा नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, बायोलॉजिकल डेजर्ट भी इसको कहा जाता है, जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो जैसे कि
जो झारखंड राज्य है, यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, कोयले की भी काफी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, तो इस कारण से इसमें क्या है, काफी ज्यादा प्रदूषण देखने को मिलता है स्वर्णरेखा नदी में। ठीक है, तो प्रदूषण के कारण इसको जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है, बायोलॉजिकल डेजर्ट भी इसको कहा जाता है, याद रखना। उस पर कोई जीव जंतु भी नहीं रहते हैं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण नदी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में, यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। स्वर्णरेखा नदी में जो 16, नहीं नहीं, सोन नदी अलग है राजनंदिनी जी, सोन नदी अलग है, स्वर्णरेखा नदी अलग है। सोन नदी तो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है और उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में मिलती है, जबकि स्वर्णरेखा नदी कहां से निकलती है, स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। दोनों अलग अलग नदी हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग नदी है। नहीं, सोन नदी से इसमें सोना नहीं आता, इसकी सहायक नदी ये नहीं है वो, है ना, वो अलग नदी है, ये अलग नदी है। ठीक है, दोनों अलग अलग नदियां हैं। तो देखिए, स्वर्णरेखा नदी के बारे में याद रखना, कई बार क्वेश्चन आते हैं। एक तो कहां से ओरिजिन होता है इसका, कहां गिरती है तो आपको पता ही है, किस किस राज्य में प्रवाहित होती है, जैविक मरुस्थल इसको कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखना, हुंड्रू जलप्रपात। तो ये 3 4 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के याद रखना है। ठीक है, चलो अगली है ब्राह्मणी नदी, इसको भी जरा हम डिस्कस कर रहे हैं। उद्गम कहां से होता है, तो झारखंड राज्य रांची के निकट से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, झारखंड से ही इसका ओरिजिन होता है, रांची के पास से। बंगाल की खाड़ी में गिरती है उड़ीसा के पास जाकर के। ठीक है, झारखंड और उड़ीसा राज्य में ये प्रवाहित होती है ब्राह्मणी नदी। ठीक है, इसके अलावा झारखंड में आने वाली संख और दक्षिणी कोयल नदी जब आपस में मिलती है तो ब्राह्मणी नदी मिलती है ना। दो नदियों के संगम से बनती है संघ और दक्षिणी कोयल, ये दो नदियां जब आपस में मिलती हैं तो ब्राह्मणी नदी बनती है। बस याद रखना कहां से निकल रही है, कहां गिर रही है, किस किस राज्य में प्रवाहित हो रही है, ये 2 3 पॉइंट ही आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। ठीक है, चलो इतना काफी है आज के लिए, ज्यादा नहीं पढ़ते। कल जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनको हम एक ही लेक्चर में कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो महत्वपूर्ण नदी हैं, उनको हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हमने बंगाल की अरब सागर में गिरने वाली नदियां कंप्लीट कर ली, और कुछ ये 2 3 नदियां भी हमने पढ़ ली जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और कोई डाउट है क्या राजनंदिनी जी, बताइए। और किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछिए। गोविंदा मिश्रा जी, अमृत, राजनंदिनी जी, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, बढ़िया से आपको नोट्स बनाने हैं अपने कॉपी में, है ना। देखिए, ज्योग्राफी मैपिंग का खेल है, 100 बार बोल चुका हूं मैं। जितनी अच्छी आपकी मैपिंग होगी, मैप में कमांड होगी, एटलस पे कमांड होगी, है ना, कौन सी नदी कहां से निकल रही है, कौन सा प्लेट्यू कहाँ है, कौन सा स्टेट कहाँ है, अरब सागर कहाँ है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है, ये सब आपको रटा होना चाहिए। तो मैपिंग आपकी जितनी अच्छी पकड़ होगी उतना अच्छा आपकी ज्योग्राफी होगी। देखो, क्लास की टाइमिंग क्या है, 11 बजे, 11 से 11:15 समझ लीजिए, 11 से 11:15। ठीक है, 11 बजे स्टार्ट हो जाएगी, या फिर 11:15, कभी 5 10 मिनट लेट हो जाता है क्योंकि और भी लेक्चर वगैरह रहते हैं, है ना, कभी कभी यूट्यूब लाइव आ जाता है। तो ये 11 से 11:15 के बीच ही रहती है। सर प्रीवियस, हाँ पूछो, कौन क्या डाउट है राजनंदिनी जी, पूछिए, प्रीवियस क्लास का क्या डाउट है। पूछिए राजनंदिनी जी, और किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हैंड रेस करके भी पूछ सकते हैं आप, है ना, जरूरी नहीं टाइप करो, है ना। कोई बड़ा डाउट है, लिखने में दिक्कत हो रही है, तो हैंड रेस का फीचर है, आप हैंड रेस करेंगे वहां से। यदि मैं यहाँ से अलाउ करता हूँ तो फिर हम बात भी कर सकते हैं ना। हैंड रेस का फीचर है, जिन बच्चों को नहीं पता बताऊंगा, बताना चाह रहा हूँ कि हैंड रेस का फीचर है, वहां से आप हैंड रेस करेंगे, फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं बोल करके भी, जरूरी नहीं कि आप टाइप करके ही पूछें।
लेकिन कोशिश करें बीच क्लास में नहीं पूछें, लास्ट में ही पूछ लें, या फिर बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप हैंड रेस कर सकते हैं। पूछिए राजनंदिनी जी। अच्छा, मरुस्थल का निर्माण कैसे होता है, हमने इसको हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे कि आखिर मरुस्थलों का निर्माण कैसे होता है। लेकिन आपको बता देता हूं, आपने पूछा है कि पूरे विश्व में, है ना, हमारी ये अर्थ है, बहुत सारे मरुस्थल आपको देखने को मिलेंगे। ये इक्वेटर है, ठीक है, जैसे सहारा मरुस्थल अफ्रीका में देखने को मिलेगा, हमारे भारत में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, थार डेजर्ट देखने को मिलेगा, गोबी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, किजुलकुम कराईकुम यहाँ पर देखने को मिलेगा, आटाकामा देखने को मिलेगा, जितने भी मरुस्थल हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो याद रख लो, मरुस्थल जो होते हैं ना मरुस्थल या फिर डेजर्ट जिसको हम बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गर्म मरुस्थल होते हैं या फिर जहां पर रेत होती है सिर्फ वो मरुस्थल होते हैं, ऐसा नहीं। मरुस्थल की डेफिनेशन क्या है, जहां पर भी 25 सेंटीमीटर से कम, जहां पर भी जिस क्षेत्र में भी 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है, जहां पर भी 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, मान लो आप किसी भी राज्य में रहते हैं, जैसे राजनंदन जी कहीं पर, मान लो यूपी पे आप रहते हैं ना, और यूपी में लगातार कई वर्षों तक 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होगी, तो वहां पर भी मरुस्थल का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो मरुस्थल की एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, जहां पर भी 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा मतलब पूरे साल में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहां पर मरुस्थलों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब मरुस्थल ठंडे भी होते हैं, गर्म भी होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा अंटार्कटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक नीचे, ठीक है। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो जो अंटार्कटिक है ना नीचे, पूरा का पूरा महाद्वीप जो कि बर्फ से जमा हुआ होता है, तो ये सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि ठंडा मरुस्थल है, ठीक है, ठंडा मरुस्थल है। सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल सबसे गर्म मरुस्थल है, ठीक है। तो सिर्फ मरुस्थलों का निर्माण वहां पर ही होता है जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, ये ही इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसको आपको डिटेल में जानना है ना, तो मेरा एक लेक्चर है यूट्यूब पर, मेरा यूट्यूब पर लेक्चर है राजनंदिनी जी, ठीक है, ज्योग्राफी वाइज साहू सर प्लेलिस्ट, जो हमारा क्रेजी जी का यूट्यूब चैनल है, वहां पर मैंने पूरा लेक्चर है इसके ऊपर, मरुस्थल के ऊपर, ठीक है। तो वहां पर आप देख लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन सिर्फ यही है कि 25 सेंटीमीटर से कम जहां वार्षिक वर्षा होती है, वहां पर मरुस्थल का निर्माण। देखिए क्या होगा, पानी नहीं होगा तो वनस्पति नहीं होगी, है ना, जब पानी ही नहीं होगा तो वनस्पति नहीं होगी, और वो पूरा जो क्षेत्र है वो मरुस्थल में, रेत में, यदि गर्म जगह है तो रेत में वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है, बीहड़ बन जाता है एक प्रकार से, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? और कोई डाउट? क्लियर हुआ राजनंदिनी जी, है ना? यही बस एक डेफिनेशन है इसकी, है ना। और डिटेल में पढ़ना तो लेक्चर देख लेना मेरा, बाकी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कोई भी डाउट हो तो फिर कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ओके।